हाय फ्रेंड्स, क्या आप सबको मालूम है कि कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा सेक्शन लगता है? वो है लॉजिकल रीजनिंग। क्योंकि उसमें लॉजिक है, उसमें कॉमन सेंस है एंड यू ऑल नो दैट कॉमन सेंस इज़ मोस्ट अनकॉमन दीज डेज़। तो बच्चों, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अगर आपने सही ढंग से समझा है इस सब्जेक्ट को, तो यही एक सेक्शन होता है आपके पेपर में, चाहे वो क्लैट में हो या आइलेट में हो, आपको 100% मार्क्स दिला सकता है। कैसे? अगर आपने कोई जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स का कोई फैक्ट मेमोराइज़ किया है, कोई किसी का नाम मेमोराइज़ किया है, कुछ फिगर मेमोराइज़ किया है, वो सब चीज़ें शायद आप भूल सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान। और अगर आपने किसी भी मैथमेटिक्स का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का फार्मूला याद किया है और अगर आपको फार्मूला भूल गया, तो शायद आप गलती कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बस सोचना आना चाहिए। यू नीड टू पुट ऑन योर थिंकिंग हैट्स and appear in the paper. So I am going to take you through this journey in which I will tell you what is this logical reasoning section in the law entrance exam paper, primarily CLAT or IELTS क्या होता है। So let's see. सबसे पहले, चूँकि हम बात कर रहे हैं लॉजिक की और लॉजिकल रीजनिंग की, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए। एन एप्पल इज़ अ फ्रूट, ऑल फ्रूट इज़ गुड, देयरफॉर एप्पल्स आर गुड। इट लॉजिकली फॉलोज़। हमें इस वर्ड की मीनिंग को समझना है। उस मीनिंग को समझाने के पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एप्पल एक फ्रूट होता है। फ्रूट्स अच्छे होते हैं तो एप्पल भी अच्छा ही होगा। तो पहला एक स्टेटमेंट है, एक बीच का स्टेटमेंट है और एक लास्ट का स्टेटमेंट है। जो पहले दो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रेमाइज बोलते हैं और जो लास्ट का स्टेटमेंट उसको एक कंक्लूजन बोलते हैं। हम आगे इसकी और भी चर्चा करेंगे। प्लीज़ रीड द सेकेंड वन। आई लाइक माई टीचर लाइक्स हर डॉटर, हैंस आई लाइक माई टीचर्स डॉटर। दोस्तों, अपने कोचिंग में कहीं जाकर अपने टीचर को यह मत बोल दीजिएगा। ये तो बस एक एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए इस पूरे प्रोसेस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग को ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे रखा है। All mammals are animals or elephants are mammals, therefore all elephants are animals. All women are smart. Amanda is a woman, Amanda is smart. And हम सब ने बचपन में सुना है, if A is equal to B and B is equal to C, therefore A is equal to C. तो ये जो सारा प्रोसेस है, जाने अनजाने में इन सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं, आपको अभी पता भी नहीं है लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, रीजनिंग क्या होता है। फिर भी अगर हम पहले दो सेंटेंसेस आपको दिखाएं तो आप तीसरा स्टेटमेंट कंक्लूड खुद से कर लेंगे, आप इन्फर कर लेंगे। तो ये सारे वर्ड्स जब हमारे इस सेक्शन में आते हैं जिनसे हम परिचित नहीं होते, क्योंकि 10th और 11th और 12th में ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती, एंड देयरफॉर वी फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाउएवर इट्स नॉट द फैक्ट। सो वॉट इज़ बींग लॉजिकल? लॉजिकल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब सीमिंग, नेचुरल, रीजनेबल और सेंसिबल। अगर बाहर बारिश हो रही है और मैं आपको बोलूं कि चलो बाहर जाके फुटबॉल खेलते हैं, तो आप मेरे से पूछेंगे यार प्लीज़ थिंक लॉजिकली। तो क्या है लॉजिक? मतलब कोई सेंसिबल चीज़, रीजनेबल चीज़। आपका बच्चा आपको बोले कि पापा मुझे 200 आम खाने हैं ब्रेकफास्ट में, तो आप बोलेंगे बेटा प्लीज़ बी लॉजिकल, क्योंकि 200 आम खाओगे तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। सो नाउ शायद आप समझ गए होंगे लॉजिकल का मतलब क्या होता है। एंड इसकी जो ओरिजिन होती है ग्रीक वर्ड लोगोस से होती है, लॉजिकल वर्ड की। सिनोनिम्स अगर हम लॉजिकल के देखें तो वो रैशनल, कोहेरेंट, रीजनेबल, वैलिड एंड सेंसिबल, ये सारे सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं ऑफ द वर्ड लॉजिकल। तो इसके पहले कि हम लॉजिकल रीजनिंग के पेपर को समझें, उसको अटेम्प्ट करें, हमें लॉजिकल वर्ड को समझना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ उदाहरण भी दिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो लॉजिकल थिंकिंग क्या है? किसी सिचुएशन को एनालाइज करना और एक सेंसिबल सॉल्यूशन पे अराइव करना। तो अगर कोई सिचुएशन मैं आपसे एनालाइज करने बोलूं कि आपको कहीं प्लेस ए टू प्लेस बी जाना है, आपको वहां पहुंचने के लिए 1 ही घंटा टाइम है और उस जगह की दूरी 30 किलोमीटर है, तो आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार चलानी पड़ेगी ताकि आप वहां पहुंचें। तो आपने सेंसिबली जो है इस चीज़ को, एक सिचुएशन को एनालाइज किया और आप एक सॉल्यूशन पे पहुंचे कि मुझे वहां तक जाना था, 30 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी थी, तो इतनी स्पीड से कार चलानी पड़ेगी। सो दिस इज़ व्हाट द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इज़। ये इतनी कोई अनकॉमन बात नहीं है, ये हम सबको पता है, हम बचपन से ये सब करते आए हैं। और स्टूडेंट्स जो आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप तो हर दिन ये करते हैं।
अगर हम आपसे बोलें कि आप कोई लाइव एग्जांपल्स दीजिए तो क्या एग्जांपल आप दोगे? मैं बास्केटबॉल कोर्ट का एग्जांपल देता हूँ। 2 लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं टीम में, तो एक के पास बॉल है, वो ड्रिबल कर रहा है। दूसरा जो लड़का है उसी की टीम में, वो अपने आप को पोजीशन करेगा, उस हिसाब से उसके माइंड में कैलकुलेशन चलेगा कि जैसे ही ये पास करेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट प्लेस आई शुड बी देयर। तो वो क्या कर रहा है? लॉजिकल थिंकिंग के प्रोसेस को अप्लाई कर रहा है। उसी तरह पार्टी में जाना है, कौन सा ड्रेस पहनना है, शुड इट बी फॉर्मल, शुड इट बी सेमी फॉर्मल और शुड इट बी कैजुअल। तो ये सब भी आप जब डिसाइड करते हैं तो आप लॉजिकल थिंकिंग के प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं। और अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग जो है ये भी एक तरह का थिंकिंग प्रोसेस है जो आपको बताता है एक जजमेंट किस तरह से लिया जाए या एक डिसीजन कैसे लिया जाए। सो जिस प्रोसेस को एक्टिवेट लॉजिक करता है उस प्रोसेस को कंक्लूजन रीजनिंग लेकर जाता है। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो ये तर्कपूर्ण आधार या फिर किसी बात के विषय में सोच विचार के साथ किया जाने वाला फैसला, तो ये होता है रीजनिंग। और जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमें वो शब्द मिलता है लॉजिकल रीजनिंग, जिससे हम सबको इतना डर लगता है और हमें लगता है कि पता नहीं किस तरह के सवाल आएंगे इस सेक्शन में। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स आई हैव सीन दैट पीपल आर वेरी वेरी एप्रीहेंसिव इन अप्रोचिंग दिस सेक्शन ऑफ द एग्ज़ाम पेपर। तो देयरफॉर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सोचना है जो कि आप हर दिन सोचते हो। आपको कुछ प्रेमाइसेस मिलेंगे, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एप्पल इज़ अ फ्रूट, फ्रूट्स आर गुड, तो वो सब क्या है? प्रेमाइज। और आपको कंक्लूजन क्या मिला था? कि एप्पल इज़ गुड। तो यहाँ देखिए प्रेमाइसेस होंगे, दोनों के बीच में एक रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, तो आपने एक रिलेशन निकाला और फिर क्या कंक्लूजन निकाला? कि ए ऑल्सो इज़ इक्वल टू सी। तो 2 प्रेमाइसेस होंगे, एक कंक्लूजन होगा। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस और इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 3 और चीज़ों से अगर आपकी जानकारी हो गई, फैक्ट्स, जजमेंट्स एंड इन्फरेंस, तो ये तीनों जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये पेपर और भी आसान लगेगा। जब आपको पैसेजेस मिलेंगे, जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो यू विल बी एबल टू डिसाइफर द मीनिंग ऑफ सच वर्ड्स। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट ये है कि मैं एक बॉय हूँ या मैं एक मेल हूँ, दिस इज़ अ फैक्ट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सचिन तेंदुलकर ने इतनी सेंचुरीज बनाई थी, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, आई डोंट रिमेंबर, से 58 सेंचुरीज बनाई थी, दैट्स अ फैक्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो एक फैक्ट है। तो फैक्ट वो चीज़ होता है जिसको हम डिस्प्यूट नहीं कर सकते और सभी लोग उसको मानते हैं। व्हाट इज़ अ जजमेंट? मैं और आप एक मूवी देखने जाएंगे, मुझे वो मूवी अच्छी लगेगी, आपको ख़राब लग सकती है, तो आप बोलोगे मूवी ख़राब है, मैं बोलूँगा मूवी अच्छा है। तो जजमेंट पे आप भी पहुँचे, मैं भी पहुँचा, लेकिन ये हमारा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है और इसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है और लोग जनरली अग्री नहीं हो सकते। और इन्फ्रेंस जो होता है फैक्ट और जजमेंट के बीच की एक कड़ी होती है। फ्रॉम द फैक्ट्स यू कम टू इन्फरेंसेस एंड फ्रॉम इन्फरेंसेस अराइव्स द जजमेंट। तो फैक्ट्स जो हैं बहुत आसानी से वेरीफाई हो सकते हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट जो पास्ट में हुआ हो, प्रेजेंट में हो रहा हो, जिसके बारे में हमने सुना हो, जिसके बारे में हमने पढ़ा हो, ये सब फैक्ट्स होते हैं। और जजमेंट इंडिविजुअल सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। ये इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव ओपिनियन। सब्जेक्टिव जैसे एक पैराग्राफ फॉर्म में आया तो वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हम बोलते हैं तो जैसे मैथ्स के पेपर में आया कि वो उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसमें ABCDE लिखा हुआ है, वो ऑब्जेक्टिव है। और वैसे ही इन अ ग्रुप में अगर कोई जजमेंट मिलेगा तो सारे लोग शायद उससे ना माने और जजमेंट विल ऑलवेज बी ओपन टू क्वेश्चंस। और फिर आता है इन्फ्रेंस। तो इन्फ्रेंस जो है फैक्ट से ज़्यादा क्लोज होता है, जजमेंट से ज़्यादा दूर होता है। और कंक्लूजन जो है किसी चीज़ के बारे में हम ड्रॉ कर सकते हैं इन्फ्रेंस की मदद से। तो ये 3 शब्द जो हैं आपको समझ में आने चाहिए। इससे आपको पूरे पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने में बहुत आसानी होगी। अब देखते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें। मेरा तो मानना है कि अगर अभी तक आपने लॉजिकल थिंकिंग समझ लिया, लॉजिकल रीजनिंग समझ लिया, आपने फैक्ट्स और इन्फरेंस और जजमेंट समझ लिया, तो आपका आधा काम हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना बचा है। उसके लिए आप विजुअल एडिटर के पास आ सकते हैं, हम आपको बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस देंगे। तो देखिए एक पैसेज आएगा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे और इसको आपको 2-3 मिनट में पढ़ना होगा। कुछ लोग इसको पढ़ने में 4-5 मिनट भी लगा देते हैं और फिर उनके पास 1 ही मिनट बच जाता है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल, यू विल बी एबल टू रीड दीज वर्ड्स। इस पैसेज को 1.5 से 2 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ऐसे पैसेज आने के बाद ऐसा सवाल आएगा कि सेंट्रल थीम क्या था उस पैसेज में। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि उस पैसेज का सेंट्रल थीम जो था वो इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस था।
तो ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको करेक्ट आंसर बताया। हाउएवर अगर मैं अभी भी इसे सॉल्व करता तो शायद पढ़ के मैं समझ जाता। तो मेन थीम आपका क्या है पैसेज में, ये निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो लाइन है, ये जो लाइन है, बीइंग लाइक ग्लो वॉर्म्स मोमेंटरली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस, ये ऑथर के आर्गुमेंट को ये कैसे स्ट्रेंथन करता है, कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है स्ट्रेंथन करता है। शायद क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट वीकन करता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उस पैराग्राफ में से आंसर होगा वर्ड्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। अब जब बाद में अपने टाइम में आप इस वीडियो को पॉज करके और रिवर्स करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए। अब इसके लिए कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक लॉजिकल प्रोसेस और रीजनिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करना है, यू विल कम टू द राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन यूके आर ब्रिलियंट। तो यूके में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब ब्रिलियंट होते हैं। सम इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन यूके, कुछ इंडियन स्टूडेंट्स यूके में पढ़ रहे हैं। अब इन्फ्रेंस हमें क्या मिलता है इससे कि सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट इंडियन होते हैं, कोई भी इंडियन स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं होता, कुछ इंडियन स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं और कुछ ब्रिलियंट इंडियन स्टूडेंट यूके जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा जो भी यूके में रहेगा वो ब्रिलियंट होगा, सो देयरफॉर, और कुछ इंडियन स्टूडेंट यूके गए थे तो देयरफॉर सम इंडियन स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट डेफिनेटली, और सम ब्रिलियंट इंडियन स्टूडेंट्स हैव गॉन टू यूके, ये भी हमने देखा सेकंड में। तो इसका करेक्ट आंसर सी और डी होगा। ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर इंडियन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट बोलता है कि यूके वाले सारे ब्रिलियंट होते हैं। बी क्यों नहीं होगा, नन ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ इंडियन स्टूडेंट यूके गए थे और वो तभी जा पाए जब वो ब्रिलियंट थे। तो ए और बी नहीं होगा, सी और डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसे बहुत इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे और इसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में बताऊंगा। आई होप कि आपको एक प्राइमर मिला होगा, एक ओवरव्यू मिला होगा। द एक्चुअल वे टू सक्सीड इन दिस सेक्शन इज कंसिस्टेंटली सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए और डेफिनेटली इससे आप इम्प्रूव करेंगे। You don't have to do anything much. You only have to activate your brain, your logical reasoning process. Thank you for watching this video. I hope आपको ये पसंद आया होगा। और भी ज़्यादा जानने के लिए VGL EdTech से जुड़ें, हमारे ईमेल पे हमें कॉन्टैक्ट करें और हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू।